कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो आज के लेक्चर में जो है हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन के बारे में देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि मैंने क्या पढ़ाया था, कंजर्वेशन ऑफ, डेट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हम लोगों ने देखा था, और साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, यानी कि इन दोनों का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली हम लोगों ने ड्राइव करके देखा था। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्चुअल यानी कि थ्योरेटिकल पोर्शन को देखा था, डेरिवेशन को देखा था, लेकिन आज के लेक्चर में जो है हम लोग बेसिकली उन सारे टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। दैट मीन्स सबसे पहले जैसा कि स्क्रीन पे लिखा भी है कि प्रॉब्लम्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, यानी कि यही दो टॉपिक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एज ए थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज इन्हीं दो टॉपिक के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग 4 डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। 2 डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चंस हम किसके ऊपर देखेंगे, प्रॉब्लम्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर देखेंगे, और 2 डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चंस हम लोग किसके ऊपर देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग के ऊपर देखेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और आप लोग अभी तक जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड में इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए, तो सबसे पहला प्रोफाइल का जो प्रॉब्लम है आज के लेक्चर में जो हम लोग देखने वाले हैं वो है पहला प्रोफाइल का क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि इस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर सबसे फर्स्ट प्रोफाइल का क्वेश्चन जो है ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन क्या कहता है और किस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। तो आइए बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन कह रहा है द स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम, यानी कि कोई भी पेंडुलम होता है, ऑलरेडी आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम देख रखा होगा कि एक स्ट्रिंग होता है, उसके साथ बॉब अटैच होता है, और वो बॉब क्या करता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी क्या करता है, ऑसिलेट करता है जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यानी कि द स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम इज 2 मीटर लॉन्ग, यानी कि जो भी पेंडुलम का स्ट्रिंग है वो कितना मीटर लंबा है, 2 मीटर लंबा है। द बॉब इज पुल्ड साइडवेज सो दैट द स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल, यानी कि साइड वाइज हम इस तरीके से उसको खींचते हैं तो वो बिल्कुल क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है। द बॉब इज रिलीज्ड, उसके बाद जब हॉरिजॉन्टल हो जाता है तब जाकर के बॉब को हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो फोर्स उसके अंदर, जो एनर्जी उसके अंदर रीस्टोर होगा उसी के कारण वो क्या करेगा, ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। व्हाट इज द स्पीड विद विच द बॉब अराइव्स, दैट मीन्स कहने का मतलब यहां पे कहीं ना कहीं बॉब का हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। अराइव्स एट द लोएस्ट पॉइंट, एज्यूम दैट 10% ऑफ द इनिशियल एनर्जी इज डिसिपेटेड, यानी कि जो भी उसका एनर्जी होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप एक चीज बताइए, कोई भी चीज को जब एक सर्टेन हाइट पे रखेंगे तो दे हैविंग व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो भी उसका पोटेंशियल एनर्जी है उसका क्या हो रहा है, एज्यूम दैट 10% ऑफ द इनिशियल एनर्जी, जो भी इनिशियल एनर्जी है उसका 10% डिसिपेटेड अगेंस्ट एयर रेसिस्टेंस, यानी कि जब कोई भी चीज ऑसिलेट करता है तो ऑब्वियस सी बात है एयर रेसिस्टेंस तो होता ही होता है। तो उस एयर रेसिस्टेंस के कारण जो उसका इनिशियल एनर्जी है उसका 10% क्या हो जाता है, डिसिपेट हो जाता है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं जब वो ऑसिलेट करता है तो कितने परसेंट एनर्जी का यूटिलाइज करके ऑसिलेट करता है, ऑब्वियस सी बात है 10% अगर डिसिपेट हो गया एयर रेसिस्टेंस के चलते तो 90% ऑफ एनर्जी को वो क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, दैट मीन्स एक वर्क के रूप में लाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ गिवन हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमारे पास कितना दे रखा है, 2 मीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द बॉब इज पुल्ड, ठीक है, सारा का सारा चीज दे रखा है, हॉरिजॉन्टल, एंड देन द बॉब इज रिलीज्ड, व्हाट इज द स्पीड, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे वेलोसिटी ऑफ द बॉब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। with which the bob arrives at the lowest point, assume that 10% of the initial energy, देखिए इसको कैसे निकालेंगे, एयर रेसिस्टेंस के चलते कितना परसेंट एनर्जी वेस्ट हो रहा है हमारा, 10% डिसिपेट हो रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे निकाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट हम इक्वेशन को बना लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब कोई बॉब ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कहां से कहां पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बाद वो ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी को
काइनेटिक एनर्जी के साथ वो जब वो ऑसिलेट करेगा तो दे हैविंग व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब वो रेस्ट पे था तो दे हैविंग व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी, एक सर्टेन हाइट पे था तो पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि यहाँ पे कहा भी है कि हम उस बॉब को क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, बॉब है, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है जो कितना मीटर लंबा है, 2 मीटर लंबा है। यानी कि इस बॉब को ये हमारे पास मीन पोजीशन आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो गया, मीन पोजीशन। इस बॉब को हमने खींच के यहाँ तक ले गया, तो यहाँ तक जैसे ले गया तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल, और यहाँ से जाकर के हमने छोड़ दिया। तो जब हम यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टली ले गए तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी होगा, दे हैविंग पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके बाद जब छोड़ेंगे तो ये ऑसिलेट करेगा किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv² होगा, वो कितना होगा, तो जो भी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था, जब किसी बॉब को हमने खींच के हॉरिजॉन्टली यहाँ पे लेकर आया तो दे हैविंग व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी के साथ जब हम इसको रिलीज करेंगे तो वही पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक में। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी, जिस पोटेंशियल एनर्जी के साथ ये रिलीज हो रहा है, उसका 10% क्या हो रहा है, एयर रेसिस्टेंस के कारण डिसिपेट हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू। यानी कि हम यहाँ पे एक चीज और भी लिख सकते, या कहीं भी हम लिख के दिखा देते हैं, यहीं पे साइड में लिख के दिखा देते हैं, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम एक सर्टेन हाइट से इसको रिलीज करेंगे तो वही पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन वो कितना परसेंट काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि 10% तो एयर रेसिस्टेंस के कारण डिसिपेट हो रहा है, तो 90% ही तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो हाफ mv² इज इक्वल टू 90% ऑफ mgh। ये हमारा इक्वेशन बन गया। आफ्टर दैट यू कैन पुट इट आउट द वैल्यू एंड गेट इट आउट द आंसर। इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे मास वगैरह दे रखा है कि नहीं दे रखा है, आई होप दे रखा होगा। द स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम इज 2 मीटर लॉन्ग, द बॉब इज, ओ सॉरी, मास तो मास कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि बॉब तो वही है ना। दैट मीन्स जो इसका 10% एयर रेसिस्टेंस के कारण डिसिपेट हो गया था, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना बचा, 90%। तो 90% एनर्जी के साथ, यानी कि 90% पोटेंशियल एनर्जी के साथ ही वो क्या करेगा, 90% पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक हुआ, तो 90% काइनेटिक एनर्जी के साथ वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो आप इजिली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ से ही देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस m और इस m को कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमारे पास क्या बच जाएगा, हाफ v² इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 90%। दैट मीन्स 90 डिवाइडेड बाय 100 इंटू GH। हाइट तो ऑलरेडी हमें दे रखा है 2 मीटर, यानी कि ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है कहीं ना कहीं ये हाइट हो गया, कहीं ना कहीं ये हमें क्या देगा, एक तरह से हमें क्या देगा, h ही तो देगा, क्या देगा हमारे को, कहीं ना कहीं, यानी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल गिव यू द हाइट, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल गिव यू द हाइट। चलिए हम इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन यहाँ पे बन के आएगा, दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए v² बाई 2 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9/10 एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अप्रोक्सीमेटली 10 ले लीजिए। हाइट v² बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 2 18, 18 इंटू 2, दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू √36 विच इज इक्वल टू 6। तो दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड के साथ जब वो लोएस्ट पॉइंट पे आएगा बॉब, तो किस वेलोसिटी के साथ वो ऑसिलेट करेगा, 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो आई होप इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और आपने देखा कि कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए दूसरा प्रोफाइल का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
चलिए तो दूसरा प्रोफाइल का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर। क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे स्क्रीन पे है, बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द शोन फिगर ए फ्रिक्शनलेस हेमिस्फेरिकल बॉल है, यानी कि ये जो बॉल यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ये इसका नेचर कैसा है, तो ये फ्रिक्शनलेस है, यानी कि इस पे कोई भी चीज रोल करेगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शनलेस हेमिस्फेरिकल किस शेप में है, हेमिस्फीयर के शेप में है, जिसका रेडियस हमारे पास कितना दे रखा है, आर, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिखा रखा है, यानी कि शोन है ऑलरेडी। ए बॉल ऑफ मास एम है, यानी कि ये जो बॉल है इसका मास कितना है, m kg है। इज पुश्ड डाउन द वॉल फ्रॉम ए पॉइंट ए, यानी कि ये जो ए है इस ए पॉइंट से इसको पुश किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये लुढ़कता हुआ रोल करता हुआ कहाँ पाएगा, ओ, और ओ से फिर डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ से जो पुश होगा तो इसके पास एनर्जी होगा, उसके बाद फिर ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, बी पे पहुंच जाएगा। तो जैसा कि क्वेश्चन को देखने से ही लग रहा है कि हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को क्लिक करेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है। जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो जो भी एनर्जी ए पॉइंट पे होगा और टोटल, यानी कि टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे निकाल लेंगे, टोटल एनर्जी बी पॉइंट पे निकाल लेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट पे टोटल एनर्जी को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, तो डायरेक्ट हमारा अननोन फैक्टर निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या और कुछ दे रखा है। इट जस्ट राइजेस अप, ऑब्वियस सी बात है, जब यहां से गिरेगा तो ये राइज अप करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, टू द एज, यानी कि ये राइज अप करके कहां पे पहुंच जाता है, बी पे पहुंच जाता है, टू द एज ऑफ द बॉल। कैलकुलेट द स्पीड विद विच द बॉल इज पुश्ड डाउन, यानी कि जब ये बॉल को पुश किया गया तो किस स्पीड से ये नीचे की तरफ आया, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ बॉल फाइंड आउट करना है, यानी कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, गिवन में हमारे पास क्या है, यहां पे रेडियस हमारे पास दे रखा है, रेडियस क्या दे रखा है, आर, और मास क्या दे रखा है हमारे पास, एम, और फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल। कैलकुलेट द स्पीड विद विच द बॉल इज पुश्ड डाउन अलोंग द वॉल, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, हम जब इसको पुश करेंगे तो इसको कैसे निकालेंगे, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट ए, लिख सकते हैं एट द पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द पॉइंट बी। बड़ा सिंपल सी बात है, थोड़ा सा हम रब कर देते हैं। तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, दिस इंप्लाइज टोटल एनर्जी हम कहाँ पे निकालेंगे, ए पे, और टोटल एनर्जी कहाँ पे निकालेंगे, बी पे। तो टोटल एनर्जी दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि सिंपल सी बात है, ये टोटल कहाँ पे हो जाएगा, पॉइंट ए के ऊपर हो जाएगा, और ये टोटल एनर्जी कहाँ पे हो जाएगा, पॉइंट बी के ऊपर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं होगा, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी इंस्टेंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा, जब ये यहाँ से रोल करता हुआ नीचे की तरफ जाएगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि किसी इंस्टेंट पे है तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों का, पोटेंशियल एनर्जी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम जी एच, हाइट यहाँ पे इसके लिए कितना दे रखा है, स्मॉल एच। ठीक उसी तरह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी देखिए, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो दे हैविंग व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी, दे हैविंग, यही काइनेटिक एनर्जी के साथ तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, यही काइनेटिक एनर्जी के साथ ये कहाँ पे जाएगा, ऊपर की तरफ में जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये बी पॉइंट पे पहुंचेगा, हम कहाँ पे एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल लें, पॉइंट बी पे। तो जब ये बी पॉइंट को, यानी कि जो ये डायग्राम में दिखा रखा था, चलिए ये ए और बी, यानी कि जो ए पॉइंट पे एनर्जी है, बी पॉइंट पे क्या होगा, बी पॉइंट पे जब ये रीच करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इसका क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इसका क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि बी पॉइंट पे पहुंचेगा
तो ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो बी पॉइंट पे ओनली दे हैविंग पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh। तो h यहां पे किसके फॉर्म में आएगा, जब बी पॉइंट पे आएगा तो बी पॉइंट का हाइट कितना हो जाएगा, r। बहुत ही सिंपल। तो दिस इंप्लाइज हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो हाफ mv² इज इक्वल टू mgr माइनस mgh हम लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज हाफ mv², अगर मैं यहां से m को कॉमन ले लूं, सॉरी mg को कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे क्या mg और mg बिल्कुल कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, r माइनस h। m से m क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको रब कर देते हैं, आसानी से आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे v² इज इक्वल टू 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2g, r माइनस क्या हो जाएगा h। तो दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू सिंपली अंडर रूट क्या हो जाएगा 2g r माइनस h। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन किसका हो जाएगा, वेलोसिटी। हमें पूछा भी था इस प्रॉब्लम में क्या, वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि बॉल किस वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा या दूसरे एंड पे पहुंचेगा। तो इस v वेलोसिटी के साथ वो नीचे आएगा, कम डाउन, लोएस्ट पॉइंट पे किस वेलोसिटी के साथ आएगा, v वेलोसिटी। तो हम अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या निकल गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g इंटू r माइनस h। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल बाय विच, यानी कि बाय दिस वेलोसिटी इट कम्स डाउन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब तीसरा जो है, हम लोग तीसरा प्रोफाइल का क्वेश्चन, यानी कि हमने जो अभी 2 प्रोफाइल का क्वेश्चन देखा, ये किसके ऊपर देखा हम लोगों ने, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर देखा। अब नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग के ऊपर है, यानी कि स्प्रिंग के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है उसके ऊपर हम लोग अब देख रहे हैं। तो एक्चुअली स्प्रिंग के ऊपर ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रोफाइल। स्प्रिंग के ऊपर भी हम लोग कितने प्रोफाइल के क्वेश्चन देखने वाले हैं, 2 प्रोफाइल के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, जैसा कि हम आपको बताए थे, मोर वर्क डन, यानी कि 2 स्प्रिंग हैव फोर्स कांस्टेंट K1 एंड K2, जहाँ पे K1 ग्रेटर देन K2 है, ऑन विच स्प्रिंग इज मोर वर्क डन, यानी कि किस पे ज़्यादा वर्क होगा, यानी कि W1 और W2 में हमें डिसाइड करना है कि किस स्प्रिंग के कारण वर्क डन ज़्यादा होगा। कंडीशंस दे रखा है, किस केस में हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला पार्ट कह रहा है इफ़ दे आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम फोर्स, यानी कि हम पहला केस में फोर्स को क्या रखेंगे, सेम, और सेकेंड केस में क्या करेंगे, दे आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम अमाउंट। दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे हम क्या रखेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो डिस्टेंस होगा, उसको हम क्या रखेंगे, सेम। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। जैसा कि ऑलरेडी वी नो दैट स्प्रिंग फोर्स, यानी कि जो Fs होता है वो हमारे पास क्या होता है, माइनस kx। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है, 2 स्प्रिंग है, यानी कि हम दोनों के लिए देखेंगे, K1 के लिए भी देखेंगे और साथ ही साथ हम किसके लिए देखेंगे, K2 के लिए भी देखेंगे। तो यानी कि जो हमारे पास F1 होगा वो हमारे पास क्या होना चाहिए, माइनस K1 x1, तो F2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस K2 x2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग जानते हैं, तो इसके कारण जो वर्क डन होगा W1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो हाफ kx² होता है, तो ये हो जाएगा हाफ K1 x1²। W2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ K2 x2²। अब हमें पूछा क्या है, यहाँ पे देखिए पहला पार्ट जो हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है, सेम फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला पार्ट में क्या कह रहा है, F1 इज इक्वल टू F2। तो सिंपली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, F2। अगर हम दोनों के फोर्स को क्या कर दें, इक्वल कर दें, तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। हम लोग F1 इज इक्वल टू F2 कर देते हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं हमारे पास क्या हो जाएगा, K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2। तो यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं, K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू x2 अपॉन x1। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू x2 अपॉन x1, यानी कि कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन यहां से सिंपली क्या निकल रहा है,
कंक्लूजन यहां से सिंपली ये निकल रहा है कि के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, एक्स। यानी कि हम ये कह सकते हैं, यहां पे क्या हो गया, अगर हमारे पास K1 ग्रेटर देन K2 है तो देन अगर K1 ग्रेटर देन K2 हम ले रहे हैं तो यहां पे ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, X2 ग्रेटर देन X1 आ जाएगा, क्योंकि K इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, X। इसके अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ रहा है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो K इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, X। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कंडीशन यहाँ K1 ग्रेटर देन K2 दे रखा है, तो अगर हम K1 ग्रेटर देन K2 लेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, K1 ग्रेटर देन K2, K1 ग्रेटर देन K2, देन X2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, X1। और वर्क डन का हम क्या जानते हैं, तो W हमें तो किसमें फाइंड आउट करना, वर्क डन के केस में। तो अगर मैं W1 बाई W2 का रेशियो लेता हूं तो क्या हो जाएगा, हाफ K1 X1 स्क्वायर अपॉन में हाफ K2 X2 स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सी बात हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए W1 बाई W2 अगर हम लिखते हैं तो हाफ से हाफ तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि K1 X1, यानी कि सिंपल सी बात है, हम इसको अगर मैं चाहूँ तो F1 इंटू X1 भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, F2 इंटू X2। तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग F1 और F2 क्या है, इक्वल है। तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट भी कर देता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ F1 इक्वल टू F2, यानी कि क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे हम ऑलरेडी इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो कंक्लूजन है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा हम रब कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यानी कि पहला पार्ट का ही ये बना रहा हूं, दिस इंप्लाइज W1 अपॉन में W2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, X1 अपॉन में X2, क्योंकि F1 जो है वो किसके बराबर है, F2 के बराबर है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल गया, यानी कि कंक्लूजन यहां से निकल गया, सिंपल सी बात है, यहां पे निकला क्या चीज, यहां से कंक्लूजन निकला कि जो W है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, X का। यानी कि अगर हम W1 ग्रेटर देन W2 लेंगे तो ऑब्वियस W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका आ रहा है, X का। तो अगर मैं यहाँ पे W1 ग्रेटर देन W2 लूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, X1 ग्रेटर देन X2। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन बहुत ही सिंपल है, साफ। मैंने क्या देखा कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, डिस्टेंस का, लेकिन जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, डिस्टेंस का। वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका आ रहा है, डिस्टेंस का। हेंस हम ये कह सकते हैं, यहां से बिल्कुल कंक्लूजन क्लियर हो गया। हेंस अगर हमारे पास डाटा देखिए क्या आ गया हमारे पास, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X और K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X, ठीक है। तो इसका मतलब है हेंस जो वर्क डन है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब है कि इफ K1 ग्रेटर देन K2 देन वर्क डन के केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में दे रखा है इफ K1 ग्रेटर देन K2 देन हमारे पास क्या हो जाएगा, W2 ग्रेटर देन W1। ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, हमने देखा कंक्लूजन कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X आ गया, और जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, X। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर W1 ग्रेटर देन W2 है तो X1 ग्रेटर देन X2 है, और यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, W इनवर्सली, जैसे K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X तो X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, तो W इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। अगर तो हमने लिख दिया इफ K1 ग्रेटर देन K2 देन W2 ग्रेटर देन W1, दैट इज आवर राइट आंसर। चलिए सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
सेम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को उसने क्या रखा है। तो यहाँ पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस सेक्शन के अंदर जो हमारा x1 है इक्वल टू x2, जिसको हमने सिंपली क्या मान लिया x, तो देन W1 बाई W2 जो हम लोग लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, हाफ k1 x1 स्क्वायर अपॉन में हाफ k2 x2 स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, W1 बाई W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास k1 बाई k2, और सिंपली हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है x1 इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू सिंपली हमारे पास क्या हो गया k1 बाई k2। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो कंक्लूजन क्या निकल गया, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन निकल गया वो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है K, यानी कि जो W है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है K, यानी कि इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग K1 ग्रेटर देन K2 देन W1 ग्रेटर देन W2, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास, एक मिनट रुकिए, इसको मैं रब करके लिख देता हूँ। आई होप यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, इसको थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूँ। हैंस K1 ग्रेटर देन K2, हैंस इफ, सॉरी इसको रब कर देता हूँ मैं, रब करके लिख देता हूँ ताकि कंक्लूजन अच्छे समझ में आए। हम लिख सकते हैं हैंस इफ K1 ग्रेटर देन K2 देन W1 ग्रेटर देन W2, यही हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग के ऊपर ये लास्ट प्रोफाइल का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्प्रिंग शोन इन द बिलो फिगर, ये डायग्राम में दिखाया गया ये स्प्रिंग है, ये किसी ब्लॉक से अटैच्ड है और इस ब्लॉक को हम 10 न्यूटन फोर्स के साथ क्या कर रहे हैं, 10 न्यूटन फोर्स के साथ हम इसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। तो इस ब्लॉक का मास कितना है, 4 kg है, हैज ए फोर्स कांस्टेंट ऑफ 24 न्यूटन, फोर्स कांस्टेंट दैट मींस स्प्रिंग कांस्टेंट। तो गिवन हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है, कि स्प्रिंग कांस्टेंट को किससे, क्योंकि देखिए स्प्रिंग फोर्स Fs इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास माइनस kx, जहां पे k जो होता है ये क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट भी इसको कहते हैं। तो k हमारे पास कितना दे रखा है, 24 न्यूटन पर मीटर। द मास ऑफ द ब्लॉक अटैच्ड टू द स्प्रिंग इज 4 kg, जो मास ऑफ द ब्लॉक है वो कितना दे रखा है, 4 kg। इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट, स्टार्टिंग में ब्लॉक किस पे है, रेस्ट पे है, चलिए ठीक है। एंड स्प्रिंग इज अनस्ट्रेट, तो स्प्रिंग बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में अपने मीन पोजीशन पे है। द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है। इफ ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, यानी कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स कितना न्यूटन एक्ट हो रहा है, 10 न्यूटन, यानी कि जो हमारे पास फोर्स का वैल्यू है वो कितना है, 10 न्यूटन। कितना न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, 10 न्यूटन का, इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट हैज बीन मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, दैट मीन्स ये कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है, 0.5 मीटर। यानी कि जब ये 10 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स यानी कि 10 न्यूटन का ये जो कांस्टेंट फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई होगा, तो ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है, x इज इक्वल टू 0.5 मीटर। देन हम इसका किसका वेलोसिटी निकालेंगे, इस ब्लॉक का क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, स्पीड ऑफ द ब्लॉक। दैट मीन्स इस ब्लॉक का क्या निकालना, हमें वेलोसिटी निकालना है। तो बहुत ही सिंपल, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर हम रब कर देते हैं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा।
देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, एक्सट्रीम पोजीशन का सिचुएशन कहीं भी नहीं दे रखा है। दैट मीन्स मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम एक्सपेंशन, यानी कि अगर मैं स्प्रिंग का यहां पे लूं तो x इज इक्वल टू 0, ये स्प्रिंग का क्या इंडिकेट करेगा, मीन पोजीशन। क्या इंडिकेट करेगा, मीन पोजीशन। अब जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे, देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। दैट मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मान लीजिए ये m जो कि कितना केजी है, 4 kg है, और इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। पहले स्प्रिंग कहां पे था, मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0, तो यानी कि स्प्रिंग का मेन पोजीशन था, और यहां पे कितना आ गया, x इज इक्वल टू 0.5 मीटर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो x है, ये x इज नॉट इक्वल टू xm, यानी कि ये मैक्सिमम पोजीशन तक का एक्सपेंशन नहीं है। यानी कि स्प्रिंग को हम स्ट्रेच तो कर रहे हैं, लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस तक स्ट्रेच करें, दैट इज 0.5 मीटर, नॉट अप टू द एक्सट्रीम पोजीशन। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो देखिए ऑलरेडी आप जानते हो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो स्प्रिंग का जो टोटल एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी, टोटल वर्क डन, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू एक्स इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो इजिली आपका वैल्यू बन जाएगा। देखिए आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज स्प्रिंग फोर्स हमारे पास कितना दे रखा है, 10, डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, 0.5, हाफ मास हमारे पास चार्ज, वेलोसिटी हमें निकालना है, प्लस हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू कितना दे रखा है, 24 इंटू 0.5 का स्क्वायर। तो डायरेक्टली आप इस चीज़ को सॉल्व कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस डेसिमल को हटाएंगे, 10 डालेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 यानी कि 2v स्क्वायर। ठीक है, ये हम इसको कटिंग कर सकते हैं, 2 12 तो प्लस 12 इंटू कितना हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो जाएगा तो 0.25, तो दिस इंप्लाइज 5 माइनस बहुत ही सिंपल, आप इसको भी यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, डेसिमल को हटाइए, 100 आ जाएगा, 25 4 ज़ा और 4 3 ज़ा 12, तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2v स्क्वायर प्लस 3। डायरेक्ट हम यहाँ पे आंसर निकाल देते हैं। दिस इंप्लाइज 5 माइनस ये कितना आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 2v स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज 2v स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 2 2 कैंसिल, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू 1, √1 अंडरस्टूड है, इसका वैल्यू भी कितना आएगा 1, तो हेंस वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि वो ब्लॉक कितना मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करेगा, 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चंस को प्रॉब्लम करना है। देखिए यहीं पर अगर स्प्रिंग, देखिए आप कहिएगा कि सर वर्क डन का फॉर्मूला Fx कैसे हो गया, तो स्प्रिंग के केस में F क्या होता है, F इज इक्वल टू KX होता है, तो इंटू एक्स हो गया, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, KX स्क्वायर निकल के आ गया कि नहीं आ गया, तो हमें तो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एक्स, जो स्प्रिंग फोर्स एक्ट हो रहा है, यानी कि जो भी हमारा अप्लाइड फोर्स है वो कितना बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है, तो Fx विल गिव यू द टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए उतना ज़्यादा न्यूमेरिकल को यहाँ पे सॉल्व करना, वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो आप लोग इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट
अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट परफेक्टली। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी तक भी जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड और ग्रुप सर्कल में क्या कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।